हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है ना, और हमें अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम बिल्कुल ही नियर है अब, ठीक है। तो हमें प्रिपरेशन और भी अब मजबूत कर देनी है। सिर्फ 2 डेज़ क्लास रह गई थी हमारी, और एक ये वाली क्लास हो जाएगी, एक नेक्स्ट क्लास हो जाएगी, मतलब 6 को हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पता ही है कि 6 के बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और फिर हमने एग्ज़ाम में लग जाना है। और आई होप आप सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाए। मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है। सो अब आप लोगों का रिज़ल्ट ही मुझे बताएगा कि किसने कितना पढ़ा, किसने कितना जो है किया है। और जाहिर सी बात है, जितनी आपकी मेहनत होगी उसका रिज़ल्ट तो ज़रूर ही आएगा। यस, तो चलिए, मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती है। आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा अकाउंट है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाती है। एडमिट कार्ड, ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि मैम अगस्त में एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो कन्फ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ कि अगस्त में एग्जाम होगा। और डेट जैसे कि आपको पता है कि 6 से हमारे जो है एग्जाम शुरू भी हो गए हैं। तो हमारा जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो टारगेट है, उसका जो एग्जाम है वो 12, 13, 14 का फिक्स किया गया है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलिए, क्योंकि एग्जाम उसी टाइम होना है। और एडमिट कार्ड का जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, तो बिल्कुल वैसे ही एडमिट कार्ड उसी टाइम आएगा। सो आपको बस प्रिपरेशन अपनी रखनी है। एडमिट कार्ड जैसे आएगा आपको उस जगह पे पहुंचना है एंड देन अपना एग्जाम देना है, ठीक है। यस, आप प्ले स्टोर पर इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर फिलर फॉर्म सर्च कीजिए, वहां पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स मिल जाएंगे, 100+ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फॉर अ प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए अब हम बिल्कुल देरी ना करते हुए अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। आई होप सारे स्टूडेंट्स जो है वो आ गए होंगे। और तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यस, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? पहला क्वेश्चन देखिए, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है ये बताना है। पहला है जीवात्मा का शरीर का नाश है, जीवात्मा का परमात्मा से विलय है, किसी भी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान, उसे पाने की इच्छा से विरत होना है, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड वाला। देखिए, इसका आंसर थर्ड वाला है, ठीक है। किसी भी वस्तु की अपूर्णता, ठीक है, मतलब पूर्णता मतलब क्या होता है? पूरा। अपूर्णता मतलब अपूर्ण है, जो चीज पूर्ण नहीं हो वो अपूर्ण कहलाती है। तो अपूर्णता का ज्ञान, उसे पाने की इच्छा से विरत होना ही क्या है? फना कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा नॉइस तो होगा क्योंकि बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ। सो यहाँ पर थोड़ा जो है ट्रैफिक भी ज़्यादा है और इस वजह से थोड़ी नॉइस तो आएगी। बट कोई बात नहीं, आप 2 दिन ही रह गए हैं, इसे एडजस्ट करें और अच्छे से मेरे साथ सपोर्ट करें ताकि हम और बेटर कर सकें। चलिए, तो इसका आंसर, आपको फना का आंसर जो है पता चल गया कि फना का अर्थ क्या होता है। तो सूफी जो है, जुएरी है, उन्होंने कहा है कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। तो फना का वास्तविक मतलब तो ये है कि जो त्रुटियां हैं, त्रुटियां मतलब क्या होता है? गलतियां। त्रुटियों के प्रति मनुष्य जो है सचेतन हो जाता है और उसका चाहना से विरत हो जाता है। और यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाए और परमात्मा के गुण जो है मनुष्य के गुण में आ जाए। तो ऐसा, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, सी है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? रास पंचेध्याय के किस छंद में जो है लिखी गई है? इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा, रोला या मालिनी? कौन से छंद में लिखी गई है? तो यहाँ पर सीधा सीधा बता दिया है कि रोला छंद में जो है लिखी गई है। आपको पता होगा, रास पंचेध्याय की बात कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है वो कौन है? नंददास है, ठीक है। तो कृष्ण शाखा के कवि जो है वो नंददास है और उनके द्वारा जो कृत लिखी गई है उसका नाम क्या है? रास पंचेध्याय, ठीक है। तो रास पंचेध्याय की यहाँ पे बात की जा रही है और ये कौन से छंद में लिखा गया है? रोला छंद में लिखा गया है, ठीक है।
आई होप इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रामन विपुत सुखदाई संजीव विलोचन भय भय मोचन पाही पाही सुननाई। ये जो रामचरितमानस की उक्त चौपाई है, ये विचार जो है किस पात्र का है? तो यहाँ पे पात्र का नाम बताना है आपने कि किस पात्र का है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, बताइए आंसर क्या है इसका। बिल्कुल इसका आंसर अहिल्या है। ठीक है, अब क्यों है, किस लिए है, ये तो आपको थोड़ा बहुत डीपली बताना है तो बता सकती हूँ। भगवान श्री राम और उनकी पत्नी सीता तथा अनुज जो लक्ष्मण हैं उनके साथ 14 वर्षों के वनवास हेतु वन गए थे। ठीक है, और उस समय भगवान श्री राम ने जो है शपित अहिल्या को अपने पवित्र चरणों को छूकर पुनर्मानव जीवन जो है प्रदान किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अहिल्या जो है उनके द्वारा ये जो विचार, ये मेन जो पात्र की बात की गई है, तो यहाँ पे अहिल्या है। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, चौथा, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? गारी गीत गवाया है तुलसीदास ने, स्वामी अग्रदास ने, केशव दास ने, प्राणचंद्र चौहान ने। आंसर्स तो देखिए आप सबके लिए मैंने डाला है, इस वजह से डाला है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोला था कि मैम हम लोगों को जब हम पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद हमें क्वेश्चन नजर आते हैं, वहाँ पे आंसर नहीं आता, तो उसके लिए हमें फिर आपकी क्लास देखनी पड़ती है। तो मैंने कहा था कि ठीक है ओके कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगी, कोशिश करूंगी कि आंसर्स भी जो है मेंशन करूं। इसी वजह से मैंने आंसर मेंशन किए कि इफ अगर आप जल्दी जो है क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, सारी क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज की, तो आपके लिए इजी हो जाए कि आप पीडीएफ जो है इंस्टॉल कर ले, डाउनलोड कर ले और उसके बाद आप पीडीएफ से ही सारा पढ़ सकते हो, वहां पर आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। सो आपकी सहूलियत के लिए तो कुछ भी करना है। यस, तो इसका आंसर क्या है? केशवदास। केशवदास जी ने ही राम सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। ठीक है, और केशवदास कृत जो है वो क्या है? रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका की बात की है यहाँ पर, और रामचंद्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1901 का है, वो पता होना चाहिए। प्रबंध काव्य है जो, और जो भगवान श्री राम के चरित्र पर ही आधारित है पूरा का पूरा। और अगर उसमें सर्गों की बात करें हम, तो उसमें 39 सर्ग जो थे वो पूरे विभक्त रूप में डाले हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 5वां प्रश्न देखेंगे बच्चों क्या है यहाँ पर। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इदव भाल। ये दोहे के रचनाकार का नाम बताना है, क्या है? रहीम है, रसलीन है, रसखान है या राम सहाय है? तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आएगा रहीम। ठीक है, तो रहीम की ये जो है रचना है, उनके दोहे हैं। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्यों की नहीं है? काव्य कृतियों की बात करें कि कौन सी कृति प्रबंध काव्य की नहीं है? चंडी चरित्र, रामचरित्र, सुजान चरित्र, सुजान हित प्रबंध। फिर मैं इनके आपको काव्य ग्रंथ के नाम भी बता दूंगी, काव्यकार के नाम भी बता दूंगी, और विधा किस विधा में लिखा गया है ये भी मैं आपको बता दूंगी। आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि एक के साथ अनेक क्वेश्चन अगर हम मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिट ही करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सुजान हित प्रबंध। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले अगर हम चंडी चरित्र की बात करूं, चंडी चरित्र जो काव्य ग्रंथ है, इसके काव्यकार कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी है। ठीक है, तो चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। इस किस विधा में लिखा है? इसको प्रबंध काव्य की विधा में लिखा गया है। सुजान चरित्र की बात करूं, सुजान चरित्र जो है सूदन के द्वारा लिखा गया है, और ये भी प्रबंध काव्य है। रामचरित्र की बात करूं, रामचरित्र जो है सुरती मिश्रा के द्वारा जो है लिखा गया है, प्रबंध काव्य है ये भी। सुजान हित प्रबंध की बात करूं मैं, तो ये घनानंद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? घनानंद के द्वारा लिखा गया, और ये काव्य ग्रंथ है। किस तरीके का ग्रंथ है? काव्य ग्रंथ है ये। आपको स्पीड तो नहीं लग रही कि मेरी स्पीड ज्यादा है? ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे 8वां, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? सुरति मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद, श्रीपति। तो इसका आंसर आएगा रसनिधि। ठीक है, याद रखना आप लोग, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? रसनिधि है। रसनिधि के अन्य भी रचनाएं हैं जैसे कि विष्णुपद कीर्तन हो गया, ठीक है, बारहमासा हो गया, रसनिधि सागर हो गया, हिडोला हो गया, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न क्या है यहाँ पे देखेंगे, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? शकुंतला की बात कर रहे हैं कि किसकी रचना है? जसवंत सिंह की, राम की, नेवास की, नागरीदास की। तो आंसर है नेवास की रचना है। आपको याद होगा शकुंतला नाटक नेवास की रचना है। यह ब्रज भाषा में जो है लिखी गई थी। कौन सी भाषा थी इसकी? ब्रज भाषा में लिखी गई थी और ये 1680 ईस्वी में जो है लिखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 1680 ईस्वी में ये लिखा गया था। शकुंतला नाटक जो है वास्तव में नाटक ना होकर काव्य ग्रंथ ही है। ठीक है, उसमें उत्तम छंद की रचना है, भावों का मामरिक चित्रण जो है उसमें मिलता है, और मिश्र बंधु ने इनकी जो भाषा है वो बड़ी ही उसकी भाषा की काफ़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार इनमें विशेष वर्णन किया गया है। संयोग श्रृंगार का रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर जी के समान है। ठीक है, नेवास के सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन जो है इसमें कर रखा है। तो काफ़ी चीज़ें जो है इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अगला 10वां प्रश्न है, सुरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास ने, रामचरित्र दास ने, मंचित ने, प्रेम सखी ने। तो इसका आंसर है ब्रजवासी दास। ठीक है, ब्रजवासी दास वृंदावन के रहने वाले थे और उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी भी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भाव विलास नामक ग्रंथ ने कृष्ण के ही जीवन का चरित्र किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगा अवतरण, उसके बाद भमरदूत, उद्धव शतक। तो इसका आंसर है भ्रमरदूत। भ्रमरदूत और प्रेम कवली द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा के कवि जो है सत्यनारायण कवि रतन जी हैं, और कवि रतन के समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक में प्रकाशित कराया है। और यहाँ पे कवि रतन में ने जो है भवभूति के रामचरित्र और लॉर्ड मैकले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशियस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो है भ्रमरदूत जो है वो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुमसे होड़ है मेरी। इसका आंसर है आज अभी आंखों से। तो ये कविता जो है, कुछ कविताओं की बात करूं या कुछ और कविताएं, ये सारी तो है ही है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है बोला गया था। तो आज अभी आंखों से ये जो है शमशेर बहादुर का नहीं है। कुछ कविता का प्रकाशन 1959 में हुआ था, कुछ और कविताओं का प्रकाशन 1961 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है।
काल तुमसे होड़ है मेरी, इसका प्रकाशन 1988 में हुआ था। तो ये सारे के सारे तो शमशेर बहादुर सिंह के हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र की, अंबिका दत्त व्यास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी की। तो इसका आंसर आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये पंक्तियां जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 14वां क्या है? फिर परियों के बच्चों से हम सबक सीप के पंख पसार, समुद्र पैसारे सूची में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या जयशंकर प्रसाद। तो बताइए, इसमें से एक को टिक करना है आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत की ही ये पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, काव्य पंक्तियों से काफी सारे प्रश्न जो है बनकर आते हैं, इसलिए उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है करना है, कोशिश यही रखनी है। 15वां प्रश्न है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इन विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर आएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं, वही रचयिता है इसके। अगला प्रश्न देखेंगे अब। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है बोला है। युग पंथ, अंतिमा, उत्तरा, गीत गुंज। तो इसका आंसर आएगा गीत गूंज। अगर गीत गूंज की मैं बात करूं तो गीत गूंज का प्रकाशन वर्ष 1954 में हुआ था और इसके जो है छायावादी कवि जो है उनके द्वारा लिखा गया, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो निराला जी की ये है, सुमित्रा नंदन पंत की ये नहीं है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो है बाकी आप जो है देख सकते हैं, तो बाकी सुमित्रा नंदन पंत की है। अगला 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? वीणा, गीतिका, निशा, नीरजा। महादेवी वर्मा की ट्रिक्स याद होगी तो ट्रिक्स से बहुत जल्दी कर लोगे, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ट्रिक्स आपको याद है तो। और मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों को ट्रिक्स करवाई है, इसके बाद भी अगर याद नहीं है तो क्या बोलूं मैं आप लोगों को। तो इसका आंसर आएगा नीरजा। तो नीरजा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, और इसकी रचयिता आपको पता ही है, महादेवी वर्मा जी हैं। वीणा का 1927 ईस्वी में हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत की है वो। और जो गीतिका है ये 1936 ईस्वी में हुआ था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है वो। अगला प्रश्न है 18वां, कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की यह पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से है? चक्रव्यूह, अपने सामने, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम। तो इसका आंसर आएगा आत्मजयी। ठीक है, तो ये बोला कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से है, तो आत्मजयी से ली गई है ये रचना।
कुंवर नारायण की और भी रचनाएं हैं, जैसे चक्रव्यूह हो गया, प्रवेश हो गया, हम तुम हो गया, अपने अपने हो गया, कोई दूसरा नहीं, इस तरीके की उनकी और भी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 19वां, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक है कौन है? किशोरलाल गोस्वामी, बाबू राम कृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी, रूप नारायण पांडे। तो इसका आंसर आएगा किशोरलाल गोस्वामी। ठीक है, किशोरलाल गोस्वामी इसका आंसर है। चौपट चपेट मयंक मंजरी, मयंक मंजरी कब प्रकाशित हुई थी ना? 1891 में हुई थी। ठीक है, परिणय ये भी है, तो ये सारे किशोरलाल गोस्वामी की ही है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग बताना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार बताया गया कि हिंदी के नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में किया था। तो 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए जो है किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली के कलंक, बंधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो इसका आंसर आएगा दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक जो है प्रगतिवादी उपन्यास है, जो ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। किसका है? ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। और इसके अनुसार उपन्यास जो है और भी है, जैसे कि पैसे का साथी, दिल्ली का अभिचार, वैश्यपुत्र, और भी बहुत सारे। बट आपको दिल्ली का कलंक यहाँ पे याद रखना है, जो उग्र का रचित उपन्यास नहीं है। बाईसवां प्रश्न देखेंगे क्या है, कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों का आधारित उपन्यास कौन सा है? कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, कब तक पुकारूं, किस्सा गुलाम। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कब तक पुकारूं। ठीक है, कब तक पुकारूं जो है इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1957 में हुआ था। और इसके जो वो है रघे राघव। ठीक है, रंगे राघव। रघे राघव थे। विषय वस्तु क्या थी? विषय वस्तु थी जरायम पेशा, कर्नट कबीलों के जीवन अर्थात के विविध पक्षों पर आधारित था ये। ठीक है, कब तक पुकारूं। अगला प्रश्न देखेंगे 23वां, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है? चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप, पुरस्कार। तो इसका आंसर आएगा पुरस्कार। ठीक है, तो अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र थे? पुरस्कार के पात्र थे। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कृत ये रचित है, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद की है। चलिए आगे। 24वां प्रश्न क्या है, भीष्म साहनी के द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है? भाग्य रेखा, वांचू, कांट का सपना, निशाचर।
तो इसका आंसर आएगा कांट का सपना। कांट का सपना प्रमुख समकालीन कहानीकार मुक्तिबोध की कहानी है। किसकी है ये? मुक्तिबोध की। तभी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहती हूँ। तो ये कहानीकार कौन है इसके? मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध की कहानियां हैं कांट का सपना। कांट का सपना का प्रकाशन वर्ष जो है 1967 में हुआ था। ठीक है, चलिए, भीष्म सानी की नहीं है। 25वां प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समुद्र, चक्रव्यूह, धूप छाई रंग, किस्सा लोकतंत्र। बताइए इसका आंसर क्या है? बिल्कुल, 7 नदियां एक समुद्र जो है इसका आंसर है। 7 नदियां एक समुद्र जो है इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1984 में हुआ था। ठीक है, इसके उपन्यासकार कौन थे? नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा। ठीक है, इसकी विषय वस्तु क्या थी? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण जो है किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न है, जनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है? इंसान के खंडहर, नीलम देश की राजकुमारी या राजकन्या, पाजेब और वातायन। तो इसका आंसर आएगा इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1950 ईस्वी में हुआ था और ये नामक कहानी समुद्र प्रमुख समकालीन कहानीकार मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना जिनेंद्र कुमार के द्वारा रचित कहानी नहीं है पूछा था, तो इंसान ए खंडहर जो है ये 1950 में रचित थी मोहन राकेश के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे अब। 27वां प्रश्न क्या है? वैदिक सूत्रों की गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक किस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है और उस भारतीय भवधारा का मैं स्नातक हूँ? उपयुक्त विचार विद्या निवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? देश, धर्म और साहित्य में पीपल के बहाने, चितवन की छाह, श्रीश की याद आई। तो आपने इसका आंसर बताना है चितवन की छाह। तो चितवन की छाह जो है उसमें जो है ये किया था और चितवन की छाह का जो प्रकाशन वर्ष है ये आपका 1953 ईस्वी में हुआ था और ये सारी जो है विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह है। 53 है ये। ठीक है, और भी उनके निबंध संग्रह थे जैसे हल्दी दूब हो गया, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न देखिए 28वां। अगेन ए शेखर, दिखाई नहीं दे रहा होगा पर मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए इसको ध्यान से। अगेन ए शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जियो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली? अगतन, आत्मनेपद, त्रिशंकु, धार और किनारे। तो इसका आंसर आएगा बी। और बी क्या है मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको। आत्मनेपद। आत्मनेपद जो है इसका आंसर है। अगे के शेखर के संदर्भ में निबंध संग्रह आत्मनेपद जिसका प्रकाशन वर्ष जो है 1960 ईस्वी में हुआ था स्वीकार किया है। और जियो क्रिस्फोर्ड अनवरत आत्मशोध आत्म साक्षात्कार जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। तो ये बात जो है यहाँ पर कही गई है। अगला प्रश्न देखेंगे 29वां प्रश्न है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अन्वयता, भविष्य की केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। तो अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से
उद्धृत है? कौरव नगरी, गांधारी का शाप, प्रभु की मृत्यु, पशु का उदय। तो इसका आंसर है पशु का उदय। ठीक है, तो नाटक का संवाद बता रखा है और अंक का उद्धृत संवाद बता रखा है, तो पशु का उदय इसका आंसर है। आगे चलते हैं। 30 वाला देखिए क्या है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो दांड्यायन, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिंगरण। तो यहां पर आंसर आएगा चाणक्य के द्वारा जो है ये बात बोली गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला है काव्य शोभाव्यम कतारो धर्मो गुणम। यह किस आचार्य की उक्ति है? मम्मट की, वामन की, आनंदवर्धन की, विश्वनाथ की। तो ये जो है वामन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखिए 32 वाला। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रयुक्त के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? समाशोक्ति, सहयोक्ति, विनोक्ति या व्यक्तिरेक। तो इसका आंसर आएगा समाशोक्ति। समाशोक्ति अलंकार कौन सा होता है? जहां समानार्थक विशेषणों से प्रयुक्त प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। मतलब प्रस्तुत का वर्णन किया जा रहा है लेकिन जो चीज नहीं है उस चीज का बोध आपको करवाया जा रहा है, वहां पर समाशोक्ति अलंकार जो है होता है। ठीक है, जैसे कि और भी चीजें, जैसे मिलू सखी हम टहवा जाई, जाई जाई पुनी आब नहीं, सात समुंदर पर वह देशा, कितरे मिलम कित आव संदेशा। इस तरीके की जो पंक्तियां हैं इससे पता चल रहा है कि समशोक्ति अलंकार है, क्योंकि समानार्थक विशेषणों को जो है प्रस्तुत का वर्णन करने के लिए अप्रस्तुत का बोध जो है कराया जा रहा है। अगला देखिए प्रश्न 33वां प्रश्न है। मैं साहित्य की मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह किस आचार्य की उक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका आंसर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्तियां हैं, उक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? बामा ने, वामन ने, विश्वनाथ ने, आनंदवर्धन ने। तो इसका आंसर आएगा बामहा। ठीक है, तो बामहा ने ही अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व जो है गौण कर दिया था। बामहा ने काव्य की मुख्य अंगों जैसे गुण, अलंकार आदि का विशद वर्णन किया था। आचार्य भरत और दंडी ने 10 और वामन ने 20 काव्य गुणों की गणना की थी, परंतु सर्वप्रथम बामहा ने ही यह प्रतिपादित किया था कि काव्य में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है और प्रसाद गुण होता है। तो इन 3 गुणों की बात जो है वो बामहा ने की थी और ये मैंने बार बार आप लोगों को बताया है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है?
सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति, प्रहलिका? बताइए। तो इसका आंसर आएगा काकू वक्रोक्ति। ठीक है, काकू वक्रोक्ति कौन सी होती है? जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है। किस पे आश्रित होती है? कंठ पर। तो आपको सिर्फ इतना सा जो है याद रखना है कि कंठ पर जब आश्रित होती है ध्वनि तो उसे हम काकू वक्रोक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 36 वाला। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य बामह का है? काव्य अलंकार, काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण? बामह का बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार जो है आचार्य बामह का है। काव्य दर्श की बात करूं तो वो दंडी का है। ठीक है, काव्य दर्श किसका है? दंडी का है। साहित्य दर्पण की बात करूं तो साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ का है। और ध्वन्यालोक की बात करूं तो ये हमारी आनंदवर्धन का है। तो आनंदवर्धन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रपज्ञवादी कवि नहीं है? नलीन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, गिरिजा कुमार माथुर? तो इसका आंसर आएगा गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर इसका आंसर आएगा। प्रपज्ञवाद का प्रवर्तक जो है नलीन विलोचन शर्मा। नहीं बोला था ना, तो गिरिजा कुमार माथुर नहीं है इसका आंसर। तो प्रपज्ञा का जो प्रवक्तक की बात करूं तो नलीन विलोचन शर्मा जी हैं, जिन्होंने सन 1956 में जो है इसे प्रकाशित किया था। नकेंद्र के प्रपज्ञा संकलन में किया था। और कहा जाता है कि इसमें बिहार के 3 कवि थे, नलीन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षर को आधार मानकर नकेत जो है नकेन बनता है। तो इनको मतलब जो है आधार बनाया न के न। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इनके आगे 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 वाले अक्षर, तो न के न। तो इस तरीके से नकेन शब्द बन रहा है। तो ये तीनों के तीनों ही हैं, नलीन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, तो गिरिजा कुमार माथुर इसका आंसर नहीं है। अगला देखिए प्रश्न। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उनके हृदय का रस है, वह बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, नरेश मेहता का, रामधारी सिंह दिनकर का, कुंवर नारायण का? तो इसका आंसर क्या आएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का ये है, तो आपको याद रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोगों का। 40 वाला प्रश्न क्या है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास, बंदिनी? प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका सूरदास। ठीक है, तो वीरेंद्र नारायण के द्वारा कृत नाटक जो है सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम बताना है। सुखानंद, नरहरायनंद, अनंतानंद, सुरसरायनंद? तो ये दे रखा है, इसको सही क्रम में लगाना है और सही उत्तर बताना है इसका। नाभादास आपको पता ही है, नाभादास की कृत कौन सी है? भक्तमाल, जो 1985 ईस्वी में दिए गए थे और रामानंद के शिष्य थे। उसमें शिष्यों का सही अनुक्रम सबसे पहले क्या आएगा? इसका आंसर बी होगा। सबसे पहले आएगा अनंतानंद,
सुखानंद, सुरसरानंद, फिर आएगा निर्हरानंद, फिर आ जाते हैं भावानंद, फिर आते पीपा, फिर आते कबीरदास, फिर आते सेन, फिर आते धन्ना। तो इस तरीके का इसका पूरा क्रम है, पर इन्होंने 4 यहां पर दे रखे तो उसको लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम देखिए सी है। सबसे पहले आएगा श्री संप्रदाय, फिर आएगा ब्रह्म संप्रदाय, फिर आएगा रुद्र संप्रदाय, फिर आएगा सनकादिक संप्रदाय। कई बार मैंने ये क्वेश्चन रिपीटेशन में आपको कराया है। श्री संप्रदाय के प्रवक्तक कौन है? रामानुजाचार्य। श्री प्रसाद के कौन है? श्री संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य, ठीक है, जिसमें विशिष्टा द्वैतवाद जो है उसका दर्शन जो है दिखाया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें माधवाचार्य इसके प्रवक्तक है और इसमें द्वैतवाद जो है उसका दर्शन करवाया गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी इसके प्रवक्तक है, शुद्धाद्वैतवाद की बात की गई है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं सनकादिक संप्रदाय, जिसमें निम्बार्कचार्य संप्रदाय है, ये द्वैतवाद जो है उसका बताया गया है। और उसके बाद आते हैं हमारे रुद्र संप्रदाय, ठीक है, रुद्र संप्रदाय वही हो गया हमारा। रुद्र संप्रदाय 2 है यहाँ पर, विष्णु, एक तो वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद हो गया, या विष्णु स्वामी ये हो गया। तो इस तरीके से 2-2 बार आपके आ जाते हैं यहाँ पर। ये वाला जो है विष्णु स्वामी का है, प्रवक्तक है इसके, और शुद्धाद्वैतवाद जो है उनका दर्शन है। अगला प्रश्न देखेंगे, काल क्रम अनुसार की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अंग दर्पण, विरह वारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया। तो यही इसका सही आंसर भी है। काव्य कृतियों को लगाना था। सबसे पहले आ जाते हैं अंग दर्पण। अंग दर्पण जो है इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1737 ईस्वी में हुआ, और इसके जो रचनाकार है वो रसलीन थे। उसके बाद आ जाते हैं विरह वारिश। विरह वारिश का प्रकाशन वर्ष तो नहीं पता, लेकिन इसका रचनाकार जो है बोधा थे। उसके बाद आते हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1825 ईस्वी में हुआ था, और प्रताप शाही इसके रचनाकार थे। आ जाते हैं हमारे मधुर प्रिया। मधुर प्रिया जो है इसका प्रकाशन वर्ष तो नहीं पता, ये पजनेश जो है वो इसके रचनाकार है, पजनेश। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही अनुक्रम है रशिमरथी, कनुप्रिया, संशय की एक रात और द्रौपदी। ये तो सबको आता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इनका आंसर बता दिया। रशिमरथी जो है इसका प्रकाशन वर्ष पता ही है आपको, 1952 में हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। कनुप्रिया 1959 में हुआ, धर्मवीर भारती के द्वारा। संशय की एक रात 1962 में, नरेश मेहता के द्वारा। और अगला है द्रौपदी 1972 में, सुरेंद्र वर्मा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर आएगा सबसे पहले भक्त सर्वस्व, सत्सई श्रृंगार, प्रेम तरंग, फिर है मधुमुकुल। तो ये इसका सही अनुक्रम है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही क्रम में सबसे पहले आएगा विष्णु प्रिया, फिर आएगा उर्वशी, फिर आएगा लोकायतन, फिर आएगा आत्मजयी। विष्णु प्रिया का प्रकाशन वर्ष जो है 1957 में हुआ था, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। उर्वशी का जो है प्रकाशन वर्ष 1961 में हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। लोकयतन जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1964 में हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। और आत्मजयी जो है इसका प्रकाशन वर्ष मैंने अभी बताया आपको 1965 में हुआ था, कुंवर नारायण के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका सही अनुक्रम भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 47 वाला प्रश्न क्या है? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आएगा राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, फिर आएगा धूमिल।
भैया यहाँ पर इस तरीके का शोर आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये ब्रज की गलियाँ हैं वृंदावन की, और यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों भक्त आते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, राम कुमार चौधरी जो है, राम कुमार चौधरी की बात करते हैं। इसका जीवन काल की बात करें क्योंकि काल के अनुसार लगाना है, तो 1919 से लेके 1967 तक का इनका काल है। फिर आते हैं हमारे पास श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986 तक। फिर केदारनाथ सिंह 1934 से अब तक, क्योंकि ये जीवित है। उसके बाद अभी तो नहीं, अभी तो इसका 1934 का है, ठीक है। और धूमिल जो है, फिर धूमिल जो है आपका 1936 से 1975 ईस्वी का है, ठीक है। केदारनाथ का श्योर नहीं हूँ मैं 1934 से कब तक का है। अगला प्रश्न है हमारा 48 वाला, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम है, सबसे पहले बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, फिर है गुलाब राय। बाल मुकुंद गुप्त का प्रकाशन जीवन काल जो है 1865 से लेके 1907 तक है, 1907 तक। उसके बाद श्याम सुंदर दास का 1875 से 1938 का। फिर सरदार पूर्ण सिंह का 1881 से 1931 तक। फिर गुलाब राय का 1888 से 1963 तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगे राघे राघव, तो यही इसका सही अनुक्रम है। तो जीवन काल के अनुसार बताना है तो यशपाल का 1903 से लेके 1903 से लेके 1981 तक का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है 1907 से लेके, मतलब 1907 से लेके 1971 तक। अगे की बात करूं तो अगे का जो है 1911 से लेकर 1987 तक है। उसके बाद रघे राघव का 1923 से 1963 तक है। अंतिम प्रश्न देखेंगे हमारा। अंतिम प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उड़ता आदमी और शोभा यात्रा, तो यही इसका सही अनुक्रम है। शरणार्थी की बात करूं तो 1948 का इसका प्रकाशन वर्ष है। कहानीकार कौन है इसके, अगे है। ठुमरी की बात करूं 1959 का इसका प्रकाशन वर्ष है, रेणु इसके कहानीकार हैं। सतह से उड़ता जो है 1971 प्रकाशन काल है इसका, और कहानीकार मुक्ति बोध है। शोभा यात्रा की बात करूं 1981 है इसका प्रकाशन वर्ष, और भीष्म साहनी इसके जो हैं कहानीकार हैं। तो आई होप आपको 50 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो क्लियर हो गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, और मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया, अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ाया है। आई होप अब आप उसको रिवीजन करेंगे अच्छे से और अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और अब हमारा टाइम भी हो गया है और अब हम अपनी क्लास को जो है ख़त्म करेंगे। किसी को कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में मेरी आईडी है राधे ज्योति, RADHEY, राधे JYOTI ज्योति, ठीक है। तो राधे ज्योति नाम से आईडी होगी फेसबुक में, आप लोग वहां पर मुझसे बात कर सकते हैं। एक पर्सनल है, एक फिलर फॉर्म की पिक लगी होगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप तो पता ही है आपको गूगल मीट नहीं होएगी, और क्योंकि अब एग्ज़ाम ही नियर है, 6 के बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही दिन रह गया है। जितनी रिवीजन करनी है, रिवाइज करना है, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और आपके पास तो टाइम है क्योंकि आपका तो 12, 13, 14 को एग्ज़ाम है। 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपने वेबसाइट तो कर ही लिया होगा ज्वाइन, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि फिलर फॉर्म गुरुकुल भी जो है शुरू किया गया है, तो वहाँ पर जो भी NVS की, KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स उसकी मिल जाएगी, वहाँ पर उसकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से बता दी है, और यहाँ पर तो आप लोग मेरे साथ जुड़े ही हैं। और
जो भी जैसा भी आपका रिजल्ट आएगा तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, और मुझे खुशी होगी कि आप सभी के सभी जो है टारगेट को कंप्लीट कर लें और आपका जेआरएफ जो है क्लियर हो जाए। सो ऑल द बेस्ट एंड मेरी गुड विशेस, बिहारी जी आपको जरूर आपको सक्सेस दिलवाए। सो तो बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे, श्री राधे।